क्या शांत सुबह है। इस बगीचे की हरियाली हमेशा मन को ताजगी देती है। तभी सेनापति मानसिंह तेज कदमों से वहां आ पहुंचा। प्रणाम मंत्री जी, एक अजीब बात बताने आया हूँ। क्या अजीब बात है सेनापति? केशवनगर के जंगल के बारे में कुछ विचित्र घटनाएं सामने आई हैं। कुछ गांव वाले कहते हैं कि वहाँ एक शेर है जो इंसानी आवाज में बात करता है। इंसानी आवाज में? लगता है हमारे राज्य के गांव वाले अब कहानियां बनाने में माहिर हो गए हैं। शेर कभी इंसानी आवाज में नहीं बोलते। इतना बोलकर मंत्री जगन्नाथ सेनापति के पास आकर धीमे स्वर में बात करने लगा। कुछ देर बाद सेनापति मानसिंह मंत्री जगन्नाथ से बोला, बिल्कुल सही कहा मंत्री जी। यह योजना सफल हुई तो हमारे रास्ते की सभी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। तभी पीछे से एक शेर की घुर्राहट भरा स्वर उन दोनों के कानों में टकराया। वो दोनों जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे एक विशाल शेर खड़ा था। शेर की आंखें चमक रही थी। यह कहां से आ गया? पीछे हटिए मंत्री जी, मैं इसे खत्म कर दूंगा। शेर अचानक झाड़ियों की ओर दौड़ता हुआ गायब हो गया। इस घटना के कुछ दिन बाद आदित्य ग्वाला था, जिसके पास बहुत सारी गायें और भैंसें थी। आदित्य उन गाय भैंसों का दूध निकालकर गांव वालों में बेचा करता था। एक दिन आदित्य अपनी पत्नी से बोला, चमकी, मैं गाय और भैंसों को चराने के लिए जंगल ले जा रहा हूँ। जंगल की गहराई में मत जाना। गांव वाले कहते हैं वहाँ एक शेर रहता है जो इंसानों की तरह बात करता है। गांव वालों की बातें, मुझे भी ये उड़ती उड़ती बातें सुनने को मिली है, लेकिन मैं इन पर विश्वास नहीं करता। फिर भी तुम वहाँ ज्यादा देर मत रुकना। घबराओ मत। सुना है कि वो शेर किसी का नुकसान नहीं करता, बल्कि भटके हुए यात्रियों को सही रास्ता दिखाता है। आदित्य अपनी गाय और भैंसों के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में आदित्य तालाब के पास बैठकर उसकी गाय और भैंस घास चरने लगी। कितना सुंदर है ये जंगल। गांव वाले बेवजह डरते हैं। तभी उसके कानों में शेर की गुर्राहट टकराई। ये कैसी आवाज थी? कहीं पास में कोई शेर तो नहीं? तभी झाड़ियों से एक बड़ा शेर आदित्य की एक गाय के पास खड़ा हो गया। गाय डरकर पीछे हटने लगी। मेरी गाय को कुछ हुआ तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। आदित्य साहस जुटाकर शेर के सामने खड़ा हो गया। रुको इंसान, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आदित्य शेर की इंसानी आवाज सुनकर चौंक पड़ा। तुम बात कर सकते हो? ये कैसे संभव है? तुमने सुना होगा कि इस जंगल में एक शेर इंसानों से बात करता है। मैं वही हूँ। तुम पहले इंसान हो जो डर कर भागे नहीं। अपनी गाय की जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। इसका मतलब तुम बहादुर हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम कैसे इंसानों की तरह बात कर सकते हो? यह एक लंबी कहानी है। मैं एक श्राप का शिकार हूँ। अब समय आ गया है कि यह श्राप टूटे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें राजा विक्रम के पास जाना होगा। उनसे कहना कि उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? किस तरह का षड्यंत्र? यह षड्यंत्र उनके किसी बेहद विश्वास पात्र द्वारा रचा जा रहा है। अगर तुमने यह बात राजा तक नहीं पहुंचाई तो 2 बड़े नुकसान होंगे। कौन से नुकसान? पहला, राजा विक्रम इस षड्यंत्र का शिकार होकर मारे जाएंगे। दूसरा, मैं कभी इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। लेकिन राजा विक्रम बहुत गुस्सैल हैं। अगर उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया तो?
राजा को सच बताना ही होगा। तुम साहसी हो और केवल तुम ही यह काम कर सकते हो। उतना कहकर शेर झाड़ियों में गायब हो गया। आदित्य अपनी गाय और भैंसों को इकट्ठा करके घर की ओर चल पड़ा। घर जाकर आदित्य अपनी पत्नी चमकी को सारी घटना बताने लगा। तुम जानते हो, राजा विक्रम बहुत गुस्सैल हैं। अगर उन्होंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया तो वह तुम्हें दंड दे सकते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन शेर ने कहा है कि अगर मैंने यह काम नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे डर लग रहा है। क्या सच में शेर इंसानों की तरह बात कर रहा था? मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। वह सचमुच इंसानों की तरह बात कर रहा था। मुझे लगता है तुम्हें सीधे राजमहल जाने से पहले गांव के मुखिया जी से बात कर लेनी चाहिए। हो सकता है वे तुम्हें कोई अच्छा सुझाव दे सकें। शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर मुखिया जी मेरे साथ होंगे तो राजा विक्रम मेरी बात पर जल्दी यकीन करेंगे। मैं कल सुबह मुखिया जी के पास जाऊंगा। अगले दिन आदित्य मुखिया के घर पहुंचकर मुखिया से बोला। प्रणाम मुखिया जी। अरे आदित्य, आओ बैठो। सब ठीक है? मुखिया जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? कल मैं जंगल में अपनी गाय और भैंस चराने गया था। वहां मुझे एक शेर मिला। शेर? तुम्हें कुछ किया तो नहीं उसने? नहीं मुखिया जी, वह शेर इंसानी आवाज में बात कर रहा था। इंसानी आवाज? यह तुम क्या कह रहे हो आदित्य? जी मुखिया जी, उसने मुझसे कहा कि राजा विक्रम के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और यह षड्यंत्र उनके सबसे विश्वास पात्र द्वारा किया जा रहा है। यह तो बहुत गंभीर बात है। लेकिन आदित्य, राजा विक्रम बहुत सख्त मिजाज के हैं। अगर उन्होंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया तो हमें बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। मैं जानता हूँ मुखिया जी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे उस शेर की बातों पर विश्वास है। उसकी आंखों में सच्चाई थी। तुम अपनी बातों को लेकर बहुत गंभीर हो आदित्य। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जो होगा देखा जाएगा। कुछ देर बाद आदित्य और मुखिया राजमहल में खड़े थे। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठा था। उनके बगल में सेनापति मान सिंह और मंत्री जगन्नाथ खड़े थे। कौन हो तुम दोनों और राजमहल में क्यों आए हो? महाराज, मेरा नाम आदित्य है। मैं आपसे अकेले में एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। अकेले में? क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुम कौन हो? कहीं के राजकुमार हो या सम्राट जो मुझसे अकेले में बात करना चाहते हो? महाराज, आदित्य आपसे एक बहुत ही गंभीर बात करना चाहता है जो अकेले में ही कही जा सकती है। यह दरबार मेरा है। यहाँ मेरी हर बात मेरे विश्वास पात्रों के सामने ही होती है। इस समय केवल सेनापति मान सिंह और मंत्री जगन्नाथ यहाँ हैं। उन्हें हटाने का तो सवाल ही नहीं उठता। जो कुछ भी कहना है इनके सामने ही कहो। महाराज, कल मैं जंगल में अपनी गाय भैंस लेकर गया था। वहां मुझे एक शेर मिला जो इंसानों की तरह बात कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि एक शेर इंसानी आवाज में? यह तो बेतुकी बात है। महाराज, उसने मुझसे कहा कि आपकी जान को खतरा है। आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और यह षड्यंत्र आपके सबसे विश्वास पात्र द्वारा किया जा रहा है। यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे सबसे विश्वास पात्र केवल दो लोग हैं, मंत्री जगन्नाथ और सेनापति मान सिंह। अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी इन मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करके उन्हें महल से बाहर निकाल दूंगा तो यह तुम्हारी भूल है। अब यहाँ से चले जाओ। आदित्य और मुखिया निराश होकर महल से बाहर निकल गए। उन दोनों के जाने के बाद
राजा विक्रम गुस्से में दरबार से उठकर अपने कक्ष में आ पहुंचा। वहां रानी रुक्मणी रोते हुए खिड़की के पास खड़ी थी। रुक्मणी, तुम रो रही हो? क्या बात है? विक्रम, हमारा पुत्र अशोक, काफी समय हो गया, वह अब तक महल वापस नहीं आया। राजा विक्रम का चेहरा उदास हो गया। रुक्मणी, मैंने अशोक को हर जगह तलाशा, सैनिकों को भेजा, संदेश वाहकों से पूछा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। यह दुख तो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है, लेकिन आज जो हुआ वह सुनकर मैं और भी चिंतित हूँ। क्या बात? राज दरबार में जो दो व्यक्ति आपसे बात करने आए थे, आपने उनकी बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? हो सकता है वे सच कह रहे हों। मैं उनकी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं? एक शेर इंसानी आवाज में बात करता है और मेरे खिलाफ षड्यंत्र की बात करता है। यह सब बेतुका है। विक्रम, अगर उनकी बात 1% भी सही निकली तो क्या? यह तुम्हारे प्राणों का सवाल है। राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गया। मैं अपने पुत्र को खो चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं खोना चाहती। कृपया उनकी बातों पर गौर करो। आधी रात के समय दो साए राजा विक्रम के कमरे में प्रवेश कर गईं। उनके हाथों में तलवारें थीं। वे राजा विक्रम के बिस्तर की ओर बढ़ गए और बिस्तर पर तलवार से वार करना शुरू कर दिया। तभी राजा विक्रम की आवाज कमरे में गूंजी। इतनी जल्दी क्या है मुझे मारने की? राजा विक्रम की आवाज सुनकर वह दोनों व्यक्ति बुरी तरह से चौंक पड़े। उन्होंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उनके पीछे राजा विक्रम गुस्से से खड़ा हुआ उन दोनों को घूर रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सबसे विश्वास पात्र साथी मंत्री जगन्नाथ और सेनापति मान सिंह मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। मुझे यह राज्य चाहिए था। मैं किसी भी कीमत पर इसे हासिल करना चाहता था और मुझे बहुत सारा धन चाहिए था। तुम्हारे राज में मेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती थी। अच्छा हुआ मैंने रुक्मणी की बात मान ली और सावधान रहा, नहीं तो आज तुम दोनों मुझे मार डालते। राजा विक्रम ने तुरंत सैनिकों को बुला लिया। सैनिकों, इन विश्वासघातियों को पकड़ लो और कारागार में डाल दो। सैनिक जगन्नाथ और मान सिंह को पकड़ ले गए। अगले दिन राजा विक्रम और रानी रुक्मणी आदित्य के घर पहुंच गए। मुखिया भी वहां बैठा था। आदित्य और मुखिया दोनों राजा विक्रम और रानी रुक्मणी को देखकर चौंक पड़े। महाराज, आप यहाँ? आदित्य, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। गद्दार कोई और नहीं बल्कि मेरा मंत्री जगन्नाथ और सेनापति मान सिंह थे। यह तो बहुत बड़ा रहस्य निकला महाराज। अब मैं उस शेर से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरी जान बचाई और यह जानना चाहता हूँ कि उसे यह सब कैसे पता चला। महाराज, यह रहस्य तो मैं भी जानना चाहता हूँ। आदित्य, मुखिया, राजा विक्रम और रानी रुक्मणी जंगल की ओर चल पड़े। वो चारों लोग उसी तालाब के किनारे पहुंच गए जहां आदित्य को शेर मिला था। आदित्य, क्या यह वही जगह है? जी महाराज, यही वह जगह है। तभी झाड़ियों के पीछे से वही शेर बाहर निकलकर राजा विक्रम के सामने आकर खड़ा हो गया। शेर की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह क्या? यह शेर रो क्यों रहा है? यह तो वही शेर है महाराज। तभी अचानक शेर रंग बिरंगी किरणों के साथ राजा विक्रम के पुत्र राजकुमार अशोक में परिवर्तित हो गया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से चौंक पड़े। राजा विक्रम अपने पुत्र राजकुमार अशोक की ओर देखकर बोला, यह क्या रहस्य है? राजा विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर एक साधु प्रकट हो गया और राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज, मैं बताता हूँ। आपका पुत्र अशोक
आपके लाड प्यार में बुरी तरह से बिगड़ चुका था। वह आपको मारने की साजिश कर रहा था। क्या यह सच है अशोक? जी पिताजी, साधु महाराज सही कह रहे हैं। मैं अपनी स्वार्थवश यह सब कर रहा था। मैंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। कुछ समय पहले मैं अपने सैनिक के साथ मिलकर आपकी हत्या की साजिश कर रहा था। हम दोनों को नहीं पता था कि हमारे पीछे एक वृक्ष के नीचे बैठे एक साधु महाराज हमारी बात सुन रहे थे। बातचीत के दौरान हम दोनों के सामने एक शेर अचानक से आ गया। सैनिक मेरा बचाव करने के लिए शेर से भिड़ गया। शेर और सैनिक एक दूसरे से लड़ते हुए मर गए। मैं डर के मारे कांपने लगा और तभी साधु महाराज सामने आए। उन्होंने मुझसे कहा कि अपने पिता की हत्या का षड्यंत्र रचते हुए मुझे शर्म नहीं आई। अशोक, तुम क्या कर रहे थे? उस समय मेरे मन में बुराई का भूत सवार था। मैंने साधु महाराज से बदतमीजी की तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और मुझे शेर बना दिया। मैं शेर के रूप में अपनी हालत देखकर बहुत रोया। साधु महाराज ने मुझे एक मौका दिया। अगर मैं अपनी सच्चाई साबित कर दूं तो मुझे शेर के श्राप से मुक्त कर दिया जाएगा। अशोक, तुमने इतने दिन क्यों छुपाया? साधु महाराज ने मुझे बताया कि अगर मैं अपनी गलती सुधारूंगा तो मुझे मुक्त किया जाएगा। तब से मैं जंगल में भटकते लोगों को रास्ता दिखाने लगा और कभी कभी महल आकर आपको और माँ को देखता। जब मैंने मंत्री जगन्नाथ और सेनापति मान सिंह को षड्यंत्र करते सुना तो मैंने सब कुछ समझ लिया। मैं उस वक्त पूरी तरह से बदल चुका था। महाराज, यह सच कह रहा है। यह केवल अपने श्राप को खत्म करने के लिए आपकी जान नहीं बचाना चाहता था, बल्कि इसके मन में सच्चाई आ गई थी। अशोक, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हें मेरी हत्या के बाद ही तुम्हें सिंहासन मिलेगा? तुम मेरे पुत्र हो, सब कुछ तुम्हारा ही है। अशोक फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। साधु महाराज मुस्कुराते हुए धीरे धीरे गायब हो गए। राजा विक्रम अपने पुत्र को गले लगाते हुए बोले, अशोक, तुम अब बदल चुके हो। मुझे गर्व है कि तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया। राजा विक्रम अपने बेटे अशोक को लेकर महल लौट आए। आदित्य और मुखिया भी अपने गांव वापस आ गए।